जय श्री महाकाल। नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी कड़ी में आपकी रफ्तार को थोड़ा और तेज़ करने के लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, उत्तरकालीन मुग़ल शासक। सभी भाइयों और बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए और एंड तक बने रहे और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत सारी मेहनत लगी है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और पूरा देखें। तो बिना टाइम खर्च किए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकालीन मुग़ल शासक। उत्तरकालीन मुग़ल शासक, इनका शासन था 1707 ईस्वी से 1857 तक रहे थे उत्तरकालीन मुग़ल शासक। मुग़ल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास के कालखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है उत्तरोत्तर मुग़ल काल। मुग़ल शासक औरंगजेब के कितने पुत्र थे? तो 5 पुत्र थे। औरंगजेब के 5 पुत्र थे और औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहाँ, जिसने ताजमहल बनवाया था मुमताज़ के लिए। मुग़ल शासक औरंगजेब के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? तो मोहम्मद मुअज़्ज़म था। और जो मुग़ल शासक था औरंगजेब, उसके ज्येष्ठ भ्राता का नाम था दारा शिकोह। औरंगजेब ने अपने पुत्र मोहम्मद मुअज़्ज़म को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाह आलम की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने अपने पुत्र मोहम्मद आजम को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाह अली जहाँ की उपाधि दी थी। मुअज़्ज़म को तो शाह आलम की और आजम को दी थी शाह अली जहाँ की। औरंगजेब का कौन सा पुत्र औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी था? तो ये शाहज़ादा अकबर था। या इसको अकबर द्वितीय भी कहा जाता है। किस मुग़ल शासक ने अपनी मृत्यु के पहले अपने जीवित पुत्रों में साम्राज्य को विभाजित करने की वसीयत की थी? तो औरंगजेब ही था, जिसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने पुत्रों में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके किन पुत्रों के मध्य परस्पर संघर्ष एवं युद्ध हुआ था? औरंगजेब ने भी हमेशा अपने जीवन में लड़ता ही रहा था ये अपने भाइयों से, और उसके पुत्र भी अब राज्यकाल के शासनकाल के लिए लड़ते ही रहे थे। उसमें थे मुअज़्ज़म, आजम और कामबख्श के मध्य हुआ था युद्ध। मुअज़्ज़म और आजम के मध्य जून 1707 ईस्वी में आगरा के समीप जाजऊ के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो मुअज़्ज़म हुआ था। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के संघर्ष एवं युद्ध में किसी सफलता प्राप्त हुई? तो मोहम्मद मुअज़्ज़म को हुई थी, जिसे औरंगजेब ने किसकी उपाधि दी थी? शाह आलम की। और औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वप्रथम किस पुत्र ने स्वयं को बादशाह घोषित किया? तो मोहम्मद आजम ने किया था। मोहम्मद आजम ने कब स्वयं को मुग़ल शासक या मुग़ल बादशाह घोषित किया था? तो ये किया था 14 मार्च 1707 ईस्वी में। उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और कामबख्श ने कौन सी उपाधि धारण की? तो दीन पनाह की उपाधि धारण की थी। फिर इसके बाद में आया था बहादुर शाह प्रथम का नाम ही मोहम्मद मुअज़्ज़म था, जिसने अपना नाम बदल के बहादुर शाह प्रथम रख दिया था या कर लिया था। तो ये मोहम्मद मुअज़्ज़म था या बहादुर शाह प्रथम था, उसका शासनकाल था 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो मोहम्मद मुअज़्ज़म हुआ था। मोहम्मद मुअज़्ज़म कौन सी उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ? तो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ था। बहादुर शाह प्रथम दिल्ली के सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? 1707 ईस्वी में। और बहादुर शाह प्रथम कितने वर्ष की अवस्था में मुग़ल सम्राट बना? तो 65 वर्ष की अवस्था में बना था, बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया था। किस मुग़ल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को ही जाना जाता है।
किस इतिहासकार ने कहा था कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे शाही बेखबर कहने लगे थे? तो खफी खां ने कहा था। और शाही बेखबर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम कौन था? मोहम्मद मुअज्जम। और मोहम्मद मुअज्जम किसका पुत्र था? तो ये औरंगजेब का पुत्र था। किस मुगल शासक के काल में मुगल दरबार में ईरानी एवं तुरानी दल प्रभावशाली हो गए थे? तो बहादुर शाह प्रथम के समय। उत्तरवर्ती मुगल दरबार में यूनानी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो असद खां तथा उसका बेटा जुल्फिकार खां था। उत्तरवर्ती मुगल दरबार में ईरानी दल किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे? तो शिया संप्रदाय के अनुयायी थे। उत्तरवर्ती मुगल दरबार में तुरानी दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कर रहा था चिनकिलिच खान तथा गजुद्दीन फिरोज जंग। ये दो थे, वो कर रहे थे उत्तरवर्ती मुगल दरबार में तुरानी दल का नेतृत्व। उत्तरवर्ती मुगल दरबार में तूफानी दल किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये सुन्नी मुसलमान थे, मतलब सुन्नी संप्रदाय के थे। और किस मुगल शासक ने मराठा शासक संभाजी के पुत्र साहूजी को कैद से मुक्त कर दिया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने मराठों एवं राजपूतों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? तो अपनाई थी मैत्रीपूर्ण, मतलब मित्रतापूर्वक नीति अपनाई थी। और बहादुर शाह प्रथम ने किस सिख नेता के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था? तो बंदा बहादुर के विरुद्ध किया था। किस मुगल शासक ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मैत्री संधि कर गुरु के सम्मान में खिलहत तथा उच्च मनसब प्रदान किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने किया था। मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। शासक कब बना? 1707 में बना और मृत्यु 1712 में हो गई। 65 वर्ष की अवस्था में शासक बना था और सिर्फ 5 साल तक शासन किया था इसने। इतिहासकार सिडनी ओवेन ने किस मुगल शासक के संबंध में कहा कि वह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? तो कौन था? बहादुर शाह प्रथम। किसके बारे में कहा था? बहादुर शाह प्रथम के बारे में। किस मुगल शासक ने अपने पिता के द्वारा लगाए गए घृणित जजिया कर की वसूली बंद करवा दी? तो वो भी बहादुर शाह प्रथम ही थे जिसने बंद करवा दिया था। जादर शाह 1712 से 1713 ईस्वी, मतलब 1 साल तक शासनकाल रहा था इनका, या 1 साल तक शासन किया था इसने। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो जादर शाह था। और मुगल उत्तराधिकारी के युद्ध में जादर शाह ने अपने किन किन भाइयों की हत्या कर मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था? तो अजीम उस शान, रफ़ी उस शान तथा जहान शाह की हत्या करके जो जादर शाह था उसने सिंहासन प्राप्त किया था। 3 भाइयों की हत्या करके किया था इसने। जादर शाह को सिंहासन प्राप्त करने में किस शक्तिशाली अमीर सरदार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो जो अमीर सरदार था उसका नाम था जुल्फिकार खान। मुगल शासक जादर शाह ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? तो जुल्फिकार खान को। जादर शाह के शासनकाल में मुगल शासन की बागडोर किसके हाथों में थी? जुल्फिकार खान के। इतिहासकार खफी खान ने किस मुगल शासक के शासनकाल के संदर्भ में लिखा था कि नया शासनकाल चारणों, गायकों, नर्तकों एवं नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था? तो जादर शाह की शासनकाल के बारे में लिखा था। जादर शाह ने मिर्ज़ा की उपाधि किस राजपूत सरदार को प्रदान की थी? तो राजा जयसिंह को की थी। और जादर शाह ने राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी प्रदान की थी? तो मालवा क्षेत्र की प्रदान की थी। जादर शाह ने किस राजपूत सरदार को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था तथा गुजरात की सूबेदारी प्रदान की थी? तो राजा अजीत सिंह को की थी। किस मुगल शासक पर अब उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था? तो जादर शाह पर ही था। किस मुगल शासक को लंपट, मूर्ख या लापरवाह कहा जाता है? तो जादर शाह को कहा जाता है। उत्तरवर्ती किस मुगल शासक के समय इजारेदारी व्यवस्था, ठेके पर राजस्व की वसूली को बढ़ावा दिया गया था? तो जादर शाह के समय में ही क्या दिया गया था। इतिहासकार कामवर खान ने किस मुगल शासक के शासनकाल के संबंध में लिखा था कि उल्लूबाज की घोंसले में रहने लगे तथा कौवियों ने बुलबुल का स्थान ले लिया, अर्थात अयोग्य लोगों का शासन में शामिल होना था? तो ये जादर शाह के शासनकाल के बारे में ही लिखा था।
किस मुगल शासक ने मराठों के दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर दिया कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे? तो ये किसने किया था? जहादर शाह ने। मुगल सम्राट जहादर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? मतलब मुगल सम्राट जो जहादर शाह था, शासन का समय से पूर्व अंत का मतलब शासन का समय था उससे पूरे अंत हो गया। तो कैसे हुआ था वो? तो ये होते एक युद्ध में वे अपने भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजित हुए थे। जहादर शाह की हत्या कब की गई थी? तो 1713 ईस्वी में। फर्रुखसियर कौन था? तो फर्रुखसियर था जहादर शाह का भतीजा। इसका शासन काल था 1319, मतलब 1713 से 19 लगभग। इसने किया था 6 वर्ष तक शासन। जहादर शाह के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो फर्रुखसियर हुआ था। और मुगल शासक फर्रुखसियर किसका पुत्र था? अजीम उस खान का पुत्र था। किसने फर्रुखसियर को मुगल शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सईद बंधु ने। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, ये 2 सईद बंधु थे, उन्होंने इसको राजा बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तरवर्ती मुगल काल में नृप निर्माता के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो ये सईद बिंदु थे, मतलब राजा बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल शासक फर्रुखसियर ने सईद बंधु अब्दुल्ला खान को किस पद पर नियुक्त किया? तो इसने किया था वजीर या प्रधानमंत्री के पद पर। मुगल शासक फर्रुखसियर ने सईद बंधु हुसैन अली को किस पद पर नियुक्त किया? तो मीर बख्शी सेनापति के पद पर। किस मुगल शासक के शासनकाल की विरोधी गुट के पदाधिकारी जुल्फिकार की हत्या तथा उसके पिता असद खान को कैद में डाल दिया गया? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में डाल दिया गया था। किसके समय में ईरानी, तुरानी तथा हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल दरबार में सक्रिय थे? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में थे। फर्रुखसियर ने तुरानी गुट के किस अमीर सरदार के दक्कन के 6 मुगल सूबों या प्रांतों की सूबेदारी प्रदान की थी? तो की थी निजाम उल मुल्क और चिक-किलिज खान को। ये इसका नाम था निजाम उल मुल्क का। किस मुगल शासक के आदेश पर बंद बहादुर का यंत्रणा देकर मृत्यु दंड दिया गया था? किस मुगल शासक के आदेश पर बंद बहादुर था जिसको यंत्रणा देकर मृत्यु दंड दिया था? तो फर्रुखसियर के आदेश पर। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में हुई थी। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कब हुई? 1716 ईस्वी में हुई थी। किस मुगल शासक द्वारा अंग्रेजों को व्यापारिक लाभशाही फरमान जारी किया गया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया था? तो फर्रुखसियर द्वारा किया गया था। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों का शाही फरमान कब प्रदान किया? तो ये क्या था? 1717 ईस्वी में। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी शाही फरमान से अंग्रेजों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ था? वो होता बिना सीमा शुल्क के बंगाल में व्यापार करना। और जो फर्रुखसियर था उसने अंग्रेज़ों को शाही फरमान क्यों जारी किया? इसलिए किया था कि ये अंग्रेज़ों ने, एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसने इसकी असाध्य बीमारी को ख़त्म कर दिया था फर्रुखसियर के। इससे ये प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर इसने शाही फरमान जारी कर दिया अंग्रेज़ों के लिए। मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी के मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दी? औरम ने दी थी। किस मुगल शासक ने शासनकाल में सईद बंधु ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में किया था। सईद बंधु ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को पराजित कर अजीत सिंह की पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो फर्रुखसियर से करवाया था। अजीत सिंह की पुत्री अजीत सिंह जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र अजीत सिंह की पुत्री नाम इंद्र कुंवरी, जिसकी इसकी मृत्यु हो गई थी 19 में। उसके बाद में उसको वापिस ही हिंदू धर्म ग्रहण करवा लिया गया था। मुगल वंश में गणित कायर किस शासक को कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। और इससे जस्ट पहले था जहादर शाह, उसको कहा जाता है लंपट मूर्ख शासक, और इसको कहा गया है गणित कायर।
किस उत्तरवर्ती मुगल सम्राट ने जजिया कर पुनः लगाया था? तो फरोख्तियार ने लगाया था। और हटाया किसने था? बहादुर शाह प्रथम या मोहम्मद मुअज्जम ने। मोहम्मद मुअज्जम कौन था? तो ये था औरंगजेब का पुत्र। 1719 ईस्वी में फरोख्तियार तथा मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मध्य कौन सी संधि हुई? तो ये हुई थी दिल्ली की संधि। फरोख्तियार की हत्या कब हुई? तो फरोख्तियार की हत्या हुई थी 1719 ईस्वी में। मुगल शासक फरोख्तियार की हत्या किसके द्वारा की गई थी? हुसैन अली के द्वारा की गई थी। और ये हुसैन अली कौन था? ये सैयद बंधु था। मुगल साम्राज्य में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल शासक की हत्या का प्रथम उदाहरण कौन सा है? तो फरोख्तियार की हत्या का है। रफ़ी उद दौला 1719 ईस्वी। फरोख्तियार के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? रफ़ी उद दौला हुआ था। रफ़ी उद दौला ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जहादर शाह की द्वितीय की, सॉरी शाहजहाँ द्वितीय की। और शाहजहाँ प्रथम कौन था? शाहजहाँ प्रथम था जहांगीर का पुत्र, अकबर का पौत्र और औरंगजेब का पिता, और मुअज्जम का दादा। रफ़ी उद दौला किसी सहायता से मुगल शासक बना था? तो सैयद बंधु की सहायता से ये बना था। और सैयद बंधु ने हत्या किसकी की कर दी थी? सैयद बंधु ने ही फरोख्तियार को शासक बनाया और उसकी हत्या भी कर दी। और सैयद बंधु ने ही रफ़ी उद दौला को शासक बना दिया। रफ़ी उद दौला किसकी सहायता से मुगल शासक बना? सैयद बंधु की। रफ़ी उद दौला की मृत्यु कैसी हुई? पेशिश की बीमारी हो गई थी इसको, पेशिश की बीमारी के कारण मर गया था ये। रफ़ी उद दौला के पूर्व कौन मुगल शासक बना था? तो रफ़ी उद दरजात मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किया था इसने। मोहम्मद शाह मुगल वंश के सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? 1719 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद शाह किसका पुत्र था? ये जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह का प्रारंभिक नाम क्या है? रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह किसके सहयोग से मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था? सैयद बंधु के। रोशन अख्तर कौन सी उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था? मोहम्मद शाह की। किसके शासन या किसके समय अली बंधु हुसैन एवं अब्दुल्ला का वर्चस्व समाप्त हो गया? तो मोहम्मद शाह के समय हो गया था। किस मुगल शासक ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से कब समाप्त किया? 1720 ईस्वी में। कौन सा उत्तरवर्ती मुगल शासक कथक नृत्य में निपुण था? तो मोहम्मद शाह था। किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह के नाम जाता है? मोहम्मद शाह को। किसके शासनकाल में हिंजड़ों तथा महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में था, 1719 से 1748 ईस्वी। किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? तो फतेह चंद ने की थी। किस शासक ने उर्दू का राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो उर्दू वो किया था मोहम्मद शाह ने। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने किसे अपना वजीर नियुक्त किया? तो निजाम उल मुल्क या चिनकिलिच खान ने। खान को। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को अपना वजीर कब नियुक्त किया? 1722 ईस्वी में। सैयद बंधु के पतन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? निजाम उल मुल्क की। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुई थी। और किस नेतृत्व में दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई थी? तो हुई थी निजाम उल मुल्क या चिनकिलिच खान के नेतृत्व में। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में हुई थी। निजाम उल मुल्क ने कौन सी उपाधि धारण की? आसफ जाह की। किस समकालीन लेखक के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार असरपियाँ, 1 करोड़ का सोना, जवाहरात, कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस को ईरान ले गया था? तो जो लेखक था उसका नाम था आनंद राम मुखलिस के अनुसार ले गया था। किसी के शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था इसने? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था।
किसके शासनकाल में दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना। और ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो करनाल के युद्ध में 1739 ईस्वी में। मयूर सिंहासन या तख्ते ताश पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। नादिर शाह और मोहम्मद शाह को कहा जाता था मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह कितने दिनों तक राजधानी में लूटपाट एवं नरसंहार किया था नादिर शाह ने? तो लगभग 57 दिनों तक किया था। किस विदेशी लुटेरे ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। और किस मुगल शासक ने अपने पुत्र का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्ज़ा के साथ किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। नादिर शाह के सेनापति एवं उत्तराधिकारी ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। और जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली पठान। नादिर शाह का सेनापति एवं उत्तराधिकारी कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया? तो 1747 ईस्वी में किया गया था। और नादिर शाह कब आया? 1739 ईस्वी में। दर्रे दुरानी युग का मोती के नाम से किस आक्रमणकारी को संबोधित किया है नादिर शाह ने? तो अहमद शाह अब्दाली को किया है। मुगल शासक मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई? तो ये मर गया था 1748 में। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। अहमद शाह की माता का नाम था उदमबाई, मतलब ये हिंदू थी। और अहमद शाह के समय मुगल शाही कामकाज किसके हाथों में नहीं थी? तो राजमाता उदमबाई के शासन हाथों में थी। राजमाता उदमबाई कौन सी उपाधि धारण की थी? तो किबला ए आलम। अहमद शाह ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? तो सफदरजंग को किया था अपना वजीर नियुक्त। राजमाता उदमबाई का वह भाई जो आवारा बदमाश पेशेवर नर्तक मुलाकात उल दौला की उपाधि तथा 6000 का मनसब प्राप्त किया था, तो कौन था? मान खान। राजमाता उदमबाई का प्रेमी कौन था? जाबिद खान। जाबिद खान किस नाम से प्रसिद्ध था? नवाब बहादुर के नाम से। नवाब बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी सफदरजंग वजीर के द्वारा। किसने सफदरजंग को वजीर के पद पर से बर्खास्त कर एतमाउद्दौला को वजीर तथा इमादुल मुल्क को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था? तो राजमाता उदमबाई ने किया था। नादिर शाह का उत्तराधिकारी तथा सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने 1747 से 1767 के मध्य भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 7 बार आक्रमण किया था इसने। किस मुगल शासक के शासनकाल में वेतन देने हेतु राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े थे? तो अहमद शाह के शासनकाल में। किस मुगल शासक ने आक्रमण एवं युद्ध से बचने हेतु अहमद शाह अब्दाली को 1752 ईस्वी में पंजाब एवं मुल्तान का प्रदेश दे दिया था? अहमद शाह ने दे दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी किसे सौंप दिया? तो ये सौंप दी थी रूहेला सरदार नजीबुद्दौला को। मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से किस मुगल शासक को अंधा करके सलीमगढ़ जेल में डालकर आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया था? तो बनाया था अहमद शाह को आलमगीर द्वितीय। इसका शासनकाल था मात्र इसने 5 वर्ष तक शासन किया था। इसका शासनकाल था 1754 से 1759 ईस्वी। अहमद शाह के पश्चात कौन मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो ये हुआ था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय किसका पुत्र था? ये जहादर शाह का पुत्र था। आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम था अजीजुद्दीन। आलमगीर द्वितीय किसकी सहायता से मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था? वजीर इमादुल मुल्क तथा मराठों की सहायता से ये अपने सिंहासन पर आसीन हुआ था। मुगल शासक आलमगीर द्वितीय के समय शासन प्रबंध की संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में नहीं थी? तो ये गजीउद्दीन के हाथों में थी। और किस मुगल शासक के काल में अहमद शाह अब्दाली ने
1756 ईस्वी से 57 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर मथुरा, वृंदावन, आगरा आदि स्थानों पर लूटपाट की थी, तो आलमगीर द्वितीय के समय की थी। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। वजीर इमादुल मुल्क ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में किया था। और किसके विरुद्ध किया? तो इमादुल मुल्क ने किया था, मुगल शासक आलमगीर द्वितीय के विरुद्ध। वजीर इमादुल मुल्क ने किस मुगल शासक की हत्या कर लाश को लाल किले के पीछे यमुना नदी में फेंक दिया था? तो आलमगीर द्वितीय की। आलमगीर द्वितीय जो शासक था उसकी हत्या कर दी वजीर इमादुल मुल्क ने, और उसकी लाश को लाल किले के पीछे यमुना नदी में फेंक दिया। शाहजहां तृतीय 1759 ईस्वी। शाहजहां तृतीय का वास्तविक नाम था मुही उल मिल्लत, और मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय की उपाधि देकर मुगल सिंहासन पर बैठाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वजीर इमादुल मुल्क की थी। कौन से दो मुगल शासक एक साथ सिंहासनसीन हुए थे? तो शाहजहां तृतीय दिल्ली और तथा शाह आलम द्वितीय पटना में, दोनों एक साथ, एक तो शाहजहां तृतीय और एक शाह आलम द्वितीय, एक तो बना था दिल्ली का और एक बना था पटना का, दोनों एक साथ सिंहासनसीन हुए, मतलब सिंहासन पर विराजमान या अब राजा बने थे, शासक बने थे। मतलब शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक काफ़ी शासन किया था इसने। 47 वर्ष तक इसने शासन किया था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर। अली गौहर किसका पुत्र था? तो आलमगीर द्वितीय का था। अली गौहर कौन सी उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ? तो मुगल शाह आलम द्वितीय की इसने उपाधि धारण की थी। किसने पटना में स्वयं को मुगल शासक घोषित किया? शाह आलम द्वितीय ने। कौन सा मुगल शासक दिल्ली में 12 वर्षों तक प्रवेश नहीं कर सका? तो शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल शासक 12 वर्ष पश्चात 1772 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ? तो शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक को वजीर या गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। पानीपत के तटीय युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो ये भी शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था अंग्रेजों तथा मुगल शासक और अवध के नवाब और बंगाल के नवाब के मध्य। बक्सर के युद्ध में किसको विजय प्राप्त हुई थी? अंग्रेजों को हुई थी। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध के पश्चात अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य जो कौन सी संधि हुई थी? वो संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। और द्वितीय संधि हुई थी 1765 में। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल शासक एवं अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? ये मतलब प्रथम संधि हुई थी। ये तो हुई थी प्रथम संधि, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी अगस्त 1765 में। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। इलाहाबाद की संधि के पश्चात किस मुगल शासक को 1765 से 1772 ईस्वी तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा था? तो शाह आलम द्वितीय को रहना पड़ा था। 1773 ईस्वी में निज़्म मुहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है जयपुर के सवाई जय सिंह। किस मुगल शासक को मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने राजधानी दिल्ली के सिंहासन में बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो शाह आलम द्वितीय को। दिल्ली के खगोलीय वेधशाही किसने बनवाई थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के समय हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब अधिकार स्थापित किया? 1803 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित किया था? तो जनरल लेक के नेतृत्व में किया था।
शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने किस मराठा सरदार को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार स्थापित किया? तो दौलतराव सिंधिया को पराजित करके। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात किसे प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? तो डेविड आफ्टर लेने को। कौन सा प्रथम मुगल शासक अंग्रेजों का पेंशनर बना था? शाह आलम द्वितीय। किसके संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपये का प्रचलन किया गया? शाह आलम द्वितीय तथा लॉर्ड वेलेस्ली के। शाह आलम द्वितीय तथा लॉर्ड वेलेस्ली को संयुक्त हस्ताक्षर के प्रचलित पत्र मुद्रा को किस बैंक ने जारी किया था? तो ये बैंक था बैंक ऑफ बंगाल। इसकी जो स्थापना हुई थी 1806 ईस्वी में हुई थी। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई? तो वेधशालाएँ बनवाई थी इसने जयपुर में बनवाई थी, दिल्ली में बनवाई थी, 5 बनवाई थी कुल। तो जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। यूक्लिड की कृति या रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जय सिंह द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये था जयपुर का। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? 1806 ईस्वी में हुई थी। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। वैसे तो अकबर तृतीय है, एक तो अकबर महान था, एक अकबर द्वितीय औरंगजेब का पुत्र था, फिर तृतीय है, लेकिन इतिहास में से अकबर द्वितीय नाम से चला जाता है। इसका शासनकाल था 1806 से 1837 ईस्वी तक। शाह आलम की मृत्यु के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो अकबर द्वितीय हुआ था। अकबर द्वितीय किसका पुत्र था? शाह आलम द्वितीय का। अंग्रेजों के संरक्षण के बाद में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वो था अकबर द्वितीय। किसके शासनकाल में मुगल बादशाहत मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गई थी? तो अकबर द्वितीय के शासनकाल में रह गई थी। सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने मुगल शासक अकबर द्वितीय से समानता के स्तर पर व्यवहार की मांग या शर्त रखी थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने रखी थी। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर पेंशन बढ़ाने हेतु लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने ही भेजा था। किस शासक के समय मुगल टकसाल एवं सिक्कों के प्रचलन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? अकबर द्वितीय के समय कर दिया गया था। मुगल शासक अकबर द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? 1837 ईस्वी में हुई थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय था, इसने आगे क्या लगाया था? जफर, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम कौन था? तो ये औरंगजेब का पुत्र था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना था। और ये था बहादुर शाह द्वितीय जिसने जफर लगाया था आगे, इसलिए इतिहास में प्रसिद्ध है बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका शासनकाल था 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी। अकबर द्वितीय के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय किसका पुत्र था? अकबर द्वितीय का था। बहादुर शाह द्वितीय किस उपाधि या किस उपनाम से शायरी लगता था? तो इसका उपनाम था जफर नाम से शायरी लिखता था, मतलब ये शायर था। बहादुर शाह द्वितीय के राजदरबार में कौन से प्रसिद्ध शायर निवास करते थे? तो असदुद्दीन मिर्ज़ा गालिब। किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो वली दक्कनी को। कौन सा मुगल शासक बिना साम्राज्य का सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, मतलब एक तरह से अंग्रेजों का पेंशनर था। किस अंग्रेज ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार चले जाने का आदेश दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। और किसको दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को दिया था, क्योंकि ये एक तरह से पेंशन था अंग्रेजों का। इसने मतलब ये ऐसा शासक था जो बिना साम्राज्य का था, मतलब इसका ये शासक तो था लेकिन इसके पास में साम्राज्य नहीं था। लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय के स्थान पर किससे मुगल शासक की स्वीकृति दी? तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन को दी थी। किस अंग्रेज ने मुगलों की बादशाह या राजा की उपाधि नियुक्त किया?
तो वो अंग्रेज था लॉर्ड कैनिंग। किस मुगल शासक के हाल काल में 1857 ईस्वी की प्रसिद्ध क्रांति हुई थी? तो बहादुर शाह द्वितीय की काल में हुई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व तो किस मुगल शासक ने किया? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया। बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था? तो बख्त खान था। 1857 की अधिकांश क्रांतिकारियों ने किसी हिंदुस्तान का औपचारिक शासक माना? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को माना। किस अंग्रेज ने दिल्ली क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाई थी? हडसन एम निकलसन ने। और एक कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के लिए अंग्रेज सरकार ने किस मुगल शासक को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित किया? तो क्या था? बहादुर शाह द्वितीय को। और रंगून कहाँ है? तो रंगून है म्यांमार में। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन है वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जैके और असद उल्ला खान गालिब, इब्राहिम जोक और असद उल्ला खान गालिब उनकी कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसकी आध्यात्मिक निर्देशक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उसे प्रति माह 1 लाख रुपए का पेंशन मिलती थी। 15 लाख रुपए उसकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर मिलते थे। 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के रूप में मिलते थे। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुई थी। और इसकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? तो ये रंगून में म्यांमार में हो गई थी। मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय के भारत निर्वासन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और उत्तरवर्ती मुगल एवं अन्य शासक की उपाधियाँ हैं। तो वास्तविक नाम उपाधियाँ देखो, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, इसको शाही बेकबर कहते थे, मतलब इसकी उपाधि है ये। शाह आलम की है बहादुर शाह प्रथम। जादर शाह की लंपट मूर्ख। और फर्रुखसियर की है फर्रुखसियर की घृणित कायर गीदड़। नादिर शाह की ईरान का नेपोलियन। मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर की रंगीन बादशाह रंगीला। रफ़ी उद्दौला की शाहजहाँ द्वितीय। अली गौहर की शाह आलम द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय की जाफ़र और जय सिंह की सवाई व मिर्ज़ा राजा। राजमादा उधमबाई की किबलाई आलम। और अहमद शाह अब्दाली की दुर्रे ईरानी या युग का मोती। मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन के संदर्भ में इतिहासकारों की मत है, वह इतिहासकार है, इधर है मत के पतन के कारण। तो सतीश चंद्रा का मत है कि जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य का प्रमुख कारण माना है इसने पतन का। अतहर अली के अनुसार मनसुदारी व्यवस्था को पतन का प्रमुख कारण माना है। इरफान अबीब ने कृषि संकट को पतन का प्रमुख कारण माना है। J.F. रिचर्ड ने दक्कन एवं मराठों के मामलों में निरंतर उलझे रहने का पतन का प्रमुख कारण माना है। मुजफ्फर आलम एवं चेतन सिंह ने क्षेत्रीय राज्य की उद्यम स्वतंत्रता को पतन का प्रमुख कारण माना है। जदुनाथ सरकार ने सैनिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को पतन का प्रमुख कारण माना है। विलियम आर्विन ने सैनिक अक्षमता को मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन के प्रमुख कारण है औरंगजेब की नीति, निरंतर अयोग्य उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण में विद्रोह, विदेशी यूरोपीय शक्तियों का आवागमन, सैन्य की दुर्बलता, साम्राज्य की विशालता, उत्तराधिकार का युद्ध और पारस्परिक युद्ध एवं संघर्ष। सम्राट एवं उनका कार्यकाल। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल था 1707 ईस्वी 1712 ईस्वी। 1707 से 1712 ईस्वी। जादर शाह का शासनकाल 1712-1713 ईस्वी। फर्रुखसियर का था 1713-1719 ईस्वी। रफ़ी उद दरजात का था फरवरी 1719 से जून 1719। रफ़ी उद्दौला का था जून 1719 से सितंबर 1719। रफ़ी उद्दौला का था और मोहम्मद शाह का 1719 से 1748। अहमद शाह का 1748-1754। आलमगीर द्वितीय का 1754-1758। शाहजहाँ द्वितीय का 1758-1759। शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806। अकबर द्वितीय का 1837।
और बहादुर शाह द्वितीय का 1837 से 1857। प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। प्रमुख पुस्तकें हैं मुंतखब उल लुबाब, इसका लेखक है खफ़ी खान। द लेटर मुगल्स, लेखक है इरविन। द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब, इसका लेखक है अतर अली। प्री स्टडीज इन ज़मींदारी तथा ज़मींदारी अंडर द मुगल, डॉक्टर नूरुल हसन, इसका लेखक है। और हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब का लेखक है यदुनाथ सरकार। हिस्ट्री ऑफ शिवाजी का लेखक है यदुनाथ सरकार। हिस्ट्री ऑफ मराठाज, हिस्ट्री ऑफ मराठाज, इसका लेखक है ग्रांड डफ। हिस्ट्री ऑफ सिख का लेखक है खुशवंत सिंह। आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल, मतलब आने वाला कल। आप सभी भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे कंटेंट को तैयार करके बनाया गया है और इसमें ऐसा कंटेंट है मतलब कि यूपीएससी लेवल तक भी अच्छा रहेगा आप के लिए। मतलब कि ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो लगभग आराम से 3-4 टॉपिक हो सकते हैं 30 मिनट में, लेकिन फिर भी ये मतलब कि 40 मिनट की वीडियो को सिर्फ एक छोटे सी कंटेंट को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसलिए सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री महाकाल।